इसमें बात करेंगे पूरे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में किस तरीके से काम सरकार ने किया है और विपक्ष की भी बात इसमें जानेंगे। यहाँ मौजूद जनता से भी, जनता के जो सवाल है वो आप मंत्री साहब के सामने जरूर रखिएगा। और क्योंकि हम बात पूरे महेंद्रगढ़ की कर रहे हैं तो यहाँ पर आने वाले सारे विधानसभाओं की बात करेंगे और यहाँ पर आने वाले हर एक नगर की भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, कितना विकास हुआ है, रोजगार के क्या साधन है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो मंच पर मैं आप बुलाना चाहूंगी ओम प्रकाश यादव जी को। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच की तरफ आइए। ओम प्रकाश यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। सर आमंत्रित करती हूँ आपको मंच की ओर, आइए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन में हमारे साथ रहेंगे राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट हेड। आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। ओम प्रकाश यादव जी से सवाल पूछेंगे कि आखिर महेंद्रगढ़ का कितना विकास हुआ है, आगे सरकार का क्या विजन है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के क्या साधन है, यहाँ पर स्कूल का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है और जो तमाम वादे दावे किए गए थे वो कितने धरातल पर उतरे हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ओवर टू यू राज वर्मा। शुक्रिया ममता, बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका भी। और लगातार हम महेंद्रगढ़ नारनौल 2023 कॉन्क्लेव में चर्चा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितने विकास की अभी जरूरत है। सर यहीं से शुरू करते हैं। अगर मंत्री हैं आप सरकार में, करीब करीब 3.5-4 साल का वक्त अब हो गया दूसरे चरण का, कितना विकास देख रहे हैं जो अभी अपने समय में आप दे पाए हैं? महेंद्रगढ़ नारनौल की बात करें तो देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी और आज लगभग 8.5 साल के करीब पूरे होने को जा रहे हैं। सन 14 में जब हमने सरकार संभाली तो उस समय हमारे यहाँ सड़कों का बुरा हाल था। कोई सड़क एक भी ढंग की नहीं थी। हम नारनौल के अंदर दिल्ली से या रोहतक से या महेंद्रगढ़ से जहाँ से भी आना चाहे तो सारी सड़कों का बुरा हाल था। आज हमने 2 नेशनल हाईवे से जिले को जोड़ा है, तीसरे नेशनल हाईवे से जोड़ने की तैयारी है। D152 जैसा रोड बनाया है। आज सारे जो छोटे रोड हैं उन सब की स्थिति बेहतर है और बीच के अंदर जो हमने छोटे रोडों को बढ़िया किया था, ये नेशनल हाईवे जो बने तो छोटे रोडों के जरिए जो हैवी व्हीकल आए, कोई रोडी का कोई बजरी का, उससे हमारे छोटे रोडों को कुछ क्षति हुई थी। तो अभी ताज़ा हमारी सरकार ने उन सारे छोटे रोडों को ठीक करने के लिए 150 करोड़ रुपया दिया है, जिसके टेंडर लगने जा रहे हैं। आधे के टेंडर लग गए हैं और हम बारिश के सीजन से पहले इन सारी छोटी सड़कों को ठीक करेंगे। लेकिन सर यहाँ के लोग और बाकी अगर हालात देखें, जो शहर की या गांव की जो सड़कें हैं उनकी जो क्षति है अभी तक दुरुस्त हुई नहीं है, हालत उनकी भी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, हाईवे बने हैं, जोड़ दिया गया है बाकी शहरों से महेंद्रगढ़ नारनौल को, लेकिन जो कनेक्टिंग जो सड़कें हैं उनकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। आप शहर की सड़कों की बात कर रहे हो। 2014 में जब हमने कार्यभार संभाला, इस शहर की जो भी एंट्री है, रेलवे स्टेशन से जो एंट्री थी, जो पटीकरा कादीपुरी होकर के नारनौल में घुसने की थी, उसमें पानी भरा रहता था। एक सिंगल रोड था 10 फीट का रेलवे स्टेशन के लिए। आज डबल रोड है और कहीं कोई पानी की बूंद नहीं मिलेगी। जो भी एंट्री थी शहर की, बहरोड साइड से जो एंट्री थी, वो शोभा सागर और रेलवे फाटक के बीच में 20 साल से हमने देखा पानी भरा रहता था। आज स्थिति एकदम साफ है। इसी तरह से पुरानी मंडी की सियाई रोड का बहुत बुरा हाल था। आज बहुत बढ़िया सड़क उसके साथ। कोई भी एंट्री शहर की ठीक नहीं थी। हमने शहर की सारी एंट्रियों को, पुरानी मंडी की हो चाहे सैनिक आटे से हो, आज बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका ये कहना है कि तमाम सड़कें बहुत बेहतर हैं। चलिए IMT की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है खासतौर से इस क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जो युवा है रोजगार उनको तभी मिलेगा जब इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी। कितना और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को?
देखिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक माहौल चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक सुविधाएं चाहिए। इस ये क्षेत्र में सुविधाएं तो आप लोग ही देंगे ना सर, सरकार में आप हैं। मैं बता रहा हूं, इस क्षेत्र को पिछड़ा रखने के लिए पूर्ववर्ती जिनकी भी जो सरकारें रही उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडस्ट्री लगने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पानी चाहिए। यहाँ पानी कोई सी सरकार ने नहीं लाया, बल्कि इस क्षेत्र का जो पानी था, जो हरियाणा में उपलब्ध पानी था, इस क्षेत्र का जो हिस्सा बनता था, उस हिस्से को भी भेदभाव रूप से हमें नहीं दिया गया। लेकिन सर 8.5 साल से तो आप भी हैं, आप भी तो पानी नहीं लेकर आ पाए। 8.5 साल से हम हैं। आप पूरे इलाके में जाकर देखिए, 8.5 साल पहले नहरों में कभी पानी नहीं देखने को मिलता था। आज सारी नहरों के अंदर टेल होती है और दूर दराज तक, आखिरी छोर तक के जो गांव हैं उनके जोड़ पानी से भरे जाते हैं। और आज इंडस्ट्रियलिस्ट को एक भरोसा हुआ है कि तुम अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, और अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। यानी कि जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो सुविधाएं तैयार हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इंडस्ट्री, तो वही सवाल दोहरा रहा हूं सर, इंडस्ट्रियलिस्ट कब तक इंडस्ट्री लग जाएगी? एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छे रोड चाहिए और पानी की सुविधा चाहिए और बिजली की सुविधा चाहिए। हमारे यहाँ जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले सन 2014 में जो हमारी सरकार बनी और हम गांव में जाते थे तो लोग पर्ची ले लेकर और आते कि खाना खाने के टाइम पे बिजली नहीं, सोने के टाइम पे नहीं, बच्चों के पढ़ने के टाइम पे बिजली नहीं, सुबह दूध पिलाने के टाइम पे बिजली नहीं, और बढ़िया बुरा हाल था बिजली का, जो हम पिछले 20-30 साल से रोज सुनते आ रहे थे। आज प्रदेश के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली खड़ी रहती है। 600 गांव जो बाकी बचे हैं उनमें भी 18 से 20 घंटे बिजली है, और हम जल्दी ही इस 2 महीने के अंदर उनको भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करने जा रहे हैं। और ना कोई बिजली की ये हाल था पहले बिजली का, आज बिजली की शिकायतें नहीं है, यानी कि 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की भी बात कर लें, बहुत ज्यादा विपक्ष भी जो है लगातार इसको लेकर घेरता रहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल भी जो है बदहाल है पूरे इलाके में। पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रही आज तक, जब से हरियाणा बना है, हमारे इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, भेदभाव हुआ हर सरकार ने, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। और उसके चलते आप जो स्वास्थ्य की बात करते हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई सुधार नहीं हुआ। हमें छोटी सी बीमारी में भी इलाज कराने के लिए जयपुर, दिल्ली या रोहतक जाना पड़ता था, आज भी जाना पड़ता है। अब हम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का था, उसको हम 200 बेड का बढ़ाने जा रहे हैं। 100 बेड का था, उसको 200 बेड का बढ़ाने जा रहे हैं। हमने ट्रामा सेंटर बनाना शुरू कर रखा है, आने वाले महीने 20 दिन में उसका 2 महीने में उद्घाटन हो जाएगा। जिले के जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको हमने डबल बेडिड, अटेली का 20 बेड का था, हमने 50 बेड का किया है। कनीना का 50 बेड का था, हमने 100 बेड का किया है। महेंद्रगढ़ का भी 50 बेड का था, उसको भी हमने 100 बेड का किया है। हमने अनेकों CHC, सेलंग में CHC बढ़ाई, दोंगड़ा में CHC बढ़ाई, हमने बाचौद में CHC बढ़ाई, तो अनेकों CHC हमने नई बढ़ाई है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं दूर ना चलना पड़े, उसके गांव के पास ही उसको इलाज मिले। जब हमने सरकार संभाली, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री हमारे इसी क्षेत्र से थे, और हमारी सरकार बनते ही हमें पता लगा कि यहाँ 25% डॉक्टर भी नहीं थे। 125 के करीब 129 पोस्टें उस समय मेरे को बताई गई थी, जिसके अंदर खाली 35 डॉक्टर पूरे जिले में, यह हालत था। आज जो यहाँ सैंक्शन पोस्ट है उसका 90%, 95% सारा स्टाफ भरा हुआ है। डॉक्टर्स की जगह डॉक्टर है, स्टाफ की जगह स्टाफ है। लेकिन इसके विपरीत विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है और अभी भी इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों की तरफ देखना पड़ता है यहाँ के इलाके के लोगों को। ये हम मानते हैं। ये सुनो,
जी बताइए बताइए ओम प्रकाश जी। जो सैंक्शनड पोस्ट हैं वो सारी भरी हुई है। बात है कि इस देश में एक यूएनओ का पैमाना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पैमाना है कि हर 1500-1600 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, और वो हमारे पास पूरे देश में ही कमी है। हम इतने डॉक्टर हर साल तैयार नहीं कर पा रहे कि जो हर 1500 व्यक्तियों पर हम एक डॉक्टर दे सके। लेकिन उसके अंदर भी जहाँ तक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जब हमने सरकार संभाली तो उस समय 750 MBBS डॉक्टर हरियाणा प्रदेश में तैयार होते थे। आज हम 1600 डॉक्टर हर साल तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमने लेकिन सर प्राइवेट अस्पतालों में तो कमियां नहीं रहती, वहां तो कतार लगाए डॉक्टर खड़ा रहता है कि उन्हें काम मिल जाए। तो आखिरकार वजह क्या, क्यों नहीं वो समाधान खोजने की कोशिश की जाती कि प्राइवेट छोड़कर सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर नौकरी करने के लिए खुद से आए? देखिए, ये तो हमने 750 डॉक्टर जो हर साल तैयार होते थे, वो हमने 1600 डॉक्टर हर साल तैयार करने का काम कर दिया है। आज 1600 सीटें हमने बढ़ाई है और इसी रफ्तार से हम इसको और भी बढ़ाएंगे। पूरी स्टेट के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज थे जो डॉक्टर तैयार करते हैं, हमने 15 मेडिकल कॉलेज बनाए। नारनौल में भी एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोगों को जो जयपुर, दिल्ली और रोहतक जाना पड़ता था उससे पीछा छूट जाएगा। और एक हमने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुरू किया है, जो प्रदेश के अंदर एक ही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज की दृष्टि से पूरे प्रदेश में एक है, और वो हमने नारनौल में शुरू किया। जी चलिए, एक चुनाव से जुड़ा सवाल और उसके बाद जो तमाम लोग हैं उनके भी सवाल लेंगे। कुछ सवाल जो आपसे पूछना चाहते हैं। 2019 की बात करें तो खासतौर से साउथ हरियाणा की बात करें, दक्षिण हरियाणा को जो यहाँ के लोग हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने ढेर प्यार जो है बीजेपी को दिया। 2024 को लेकर किस तरह की तैयारी देखते हैं? देखिए, 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से बनेगी पूरे प्रदेश में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव आए और चाहे हरियाणा प्रदेश का चुनाव आए। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, आप जिस हाल में बैठे ये हाल में हमारी सरकार में बना। इस कॉलेज के अंदर 12 कमरों का एक एजुकेशन ब्लॉक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और अनेकों काम। हमारा एक दूसरा कॉलेज है, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2.5 करोड़ रुपए का, 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक, और इसी प्रकार से ऑडिटोरियम वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह, हर फील्ड के अंदर हमने सुधार किया है। और यहाँ की जनता इस बात को याद है कि उससे पहले तुम्हारे साथ जो भेदभाव होता था, ना नौकरियां मिलती थी इस इलाके में, मिलती थी तो बहुत पैसे लेकर दी जाती थी। आज हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में बगैर पर्ची और बगैर खर्ची नौकरियां दी है। आज मैं इस माइक और टीवी के माध्यम से पूछ रहा हूं, हमारे जिले का व्यक्ति एक भी शायद हरियाणा पुलिस में एसपी नहीं है। हमने 2 SI के बैच निकाले, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाले। एक बार हमारे जिले से 37 बच्चे लगे और एक दूसरी बार 41 बच्चे लगे। ये 78 बच्चे, मैं समझता हूं आने वाले 10-12 साल में सारे एसपी बनेंगे। एक तो वो समय होगा, ये हमारी सरकार की देन होगी। और आज 36 बिरादरी के अंदर हमारे जिले में, हरियाणा पुलिस में एक भी एसपी नहीं है। चलिए कुछ सवाल भी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी उमादत कौशिक हैं। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि नारनौल का जो सिविल हॉस्पिटल है उसको हम सब रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं आज। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी आदमी को छोटी से छोटी बीमारी हो या छोटी सी इंजरी हो, डॉक्टर तुरंत पर्चे पे लिख देता है रेफर टू हायर सेंटर। तो आप ये बताइए, आपने डॉक्टरों की संख्या बताई, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितने और क्या स्पेशलिटी है नारनौल के अस्पताल में? देखिए, एक्सीडेंट के मामले में और ये जो दूसरा इमरजेंसी जो होती है उसके लिए ट्रामा सेंटर काम करता है, और बाकी जो हॉस्पिटल की बात है वो रेफरल ही रहता है, चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं और का हो। आप किसी बड़े अस्पताल में जाते हो तो वहाँ भी, चाहे आप SMS में जाइए, चाहे आप एम्स में जाइए, चाहे आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाइए, किसी PG कॉलेज में जाइए, PGI में, तो वो सबसे पहले सीरियस पेशेंट को ट्रामा सेंटर में ले जाते हैं। ये सुविधाएं ट्रामा सेंटर में होती है। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं था। अब ये ट्रामा सेंटर जैसे ही शुरू हो जाएगा, ये रेफरल वाली प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी।
लेकिन रेफरल वाली प्रैक्टिस बाकी- खत्म हो बाकी जाएगी। जो गंभीर- वो सुविधाएं ट्रामा सेंटर में होती है। ओम प्रकाश जी, जो बाकी गंभीर बीमारियां हैं उसको लेकर भी ये दिक्कत आती है। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, अगर वो सुविधाएं अस्पतालों में होगी, तो जरूरत ही क्या है दूसरी जगह रेफर करने की? मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले सीरियस पेशेंट को ट्रामा सेंटर देखता है। आज भी हम चाहे एम्स में जाकर दाखिल हों, सर, मैं हम चाहे एसएमएस में जाकर मैं दाखिल हों, एक्सीडेंट केस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाकी नॉट जो ओनली बीमारियों- एक्सीडेंट, कुछ और सवाल ले लेते हैं। आप किसी और बीमारी से भी यदि ग्रस्त हैं, सीरियस है तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल लेगा ट्रामा सेंटर में। चलिए, पूछिए आपका सवाल क्या है। मैं इन भाई साहब के सवाल का जवाब दे सर, रहा हूं। यहाँ मंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, आप उनके पास जाके जवाब दे सकते हैं। सुनो जी। जी, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2014 में बीजेपी ने सरकार संभाली थी, इस प्रदेश पे कितना कर्ज था, आज कितना कर्ज है? सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, इसके ऊपर खुलासा करें। क्या वो है? पैसा कहाँ गया और इस पोजीशन उनका में गया। कहना यह है कि जब आप साढ़े- सत्ता में नहीं, आए थे, जो साढ़े कर्ज 8 था साल में- सरकार के ऊपर वो कम था, और आपके आने के बाद वो कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से जो सुविधाएं सरकार पूरे हरियाणा में, प्रदेश में, आपके क्षेत्र में यहाँ दे सकती थी, वो नहीं दे पा रही है। देखिए, इकोनॉमिक्स का ये नियम होता है कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए लोन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठा हो या कोई जानता हो इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की बात, तो ये किसी भी देश की, किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की, उसकी तरक्की का एक चिन्ह होता है कि लोन की तरह है। अगर वो लोन ले रहा है, कार्य कर रहा है, तो प्रोग्रेस कर रहा है। ये तो आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर से, हम कॉलेज के प्रांगण में लेकिन सर, बैठे, उसकी एक किसी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लेक्चरर को बुला लीजिए और वो बताएगा कि कर्ज लेने वाला कहीं ना कहीं तरक्की कर। लेकिन एक तय सीमा तो होती है ना सर, अनाप शनाप कर्ज वो भी हम तो नहीं सीमा- ले सकते। वो हम सीमा के अंदर वो है। जो अनाप शनाप अगर कर्ज आप ले लेंगे तो वो भी एक परेशानी वो हम बनेगा। सीमा के अंदर हैं, वो हम उससे बाहर नहीं हैं। और जितनी बेहतर तरीके से हम सरकार चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर मुंह देखकर टिके होते थे, जो उनके नेता होते, उनके बड़े आदमी होते, केवल उनके काम होते थे, दूसरे छोटे आदमी कोई न्याय नहीं ले सकता था। हमने सबका साथ सबका विकास, यानी कि जो हर गरीब है, से- जो छोटा है, हर गरीब सबके से- काम हो रहे हैं, ये कहना चाह हर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को। चलिए, एक आज और भी- सवाल ले लेते हैं जी। माननीय मंत्री जी से मेरी एक सवाल है कि अभी जैसे जिक्र आया था कांग्रेस के अपने नेताजी से भी, शहर में प्रॉपर्टी आईडी के बारे में लोग काफी परेशान हैं। तो ऐसा ही एक फैसला और सरकार ने किया था कि अब 1 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता, जबकि पहले की सरकार में 2 कैनाल तक जमीन बेच सकता था। ठीक है, आपकी सरकार ने कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा, लेकिन हमारे जिले में 80% लोगों के पास आज 1 एकड़ से भी कम जमीनें हैं। और अगर वो अपनी लड़की की शादी में या अपने मकान बनाने के लिए या अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अगर वो बेचना चाहे तो वो बेच नहीं पाता, क्योंकि उसके पास 1 एकड़ की मिल्कियत नहीं है। तो वो क्या करता है, फिर अपनी जमीन को किसी साहूकार के यहाँ रहन रखेगा, 2 रुपए सैकड़े ब्याज पे, और उस पे तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो मंत्री जी, आप एक बार ये हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी कहना ये चाह रहे हैं कि क्षेत्र के हमारे हिसाब जिले को से, अलग विशेष अलग निवेदन जगह के करें। हिसाब से अगर ये और ये नियम बने बड़ी तो genuine शायद है। एक सहूलियत रहेगी। देखिए मैं, हाँ भी करनी पड़ सकती। सत्यव्रत जी, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। सर, मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आपके नेता यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। जी मंत्री जी, बताइए। जी मंत्री जी। देश को आजाद हुए आपसे अनुरोध है, कृपया प्लीज आप शांत रहें। मंत्री जी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब सुनिए। वो सही है, गलत है, ये आपने तय करना है। जी मंत्री जी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। बहुत सी चीजों में हमने कहीं ध्यान नहीं दिया, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मैं 2-3 का जिक्र करूंगा। जैसे लाल डोरे का जो जमीन थी, हमारे गांव, हमारे शहर जो बसे हुए थे, इस जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास आज तक। लाल डोरे की जमीन का हमने
लोगों को मालिक बनाया है और उसकी पैमाइश की है। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी, जो शहरी आईडी है, जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका कहीं एक जगह कोई लेखा जोखा नहीं था कि कोई एक जगह बता सके। उसके लिए हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाई है और उसी क्रम के लिए हमने जो रजिस्ट्री की बात कर रहे थे, हमने उसको रोक रखा। जैसे ही हमारा रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा हम ये रजिस्ट्रियां भी खोल लेंगे, हम सब काम करेंगे। तो यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस नियम में कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। कुछ और सवाल यहाँ ले लेते हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना सा अनुरोध है, शांति बनाए रहें। मंत्री जी हर सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, आपके ही सवाल हैं और आपको ही जवाब दे रहे हैं। जी मंत्री जी, पूछिए सर, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए सर आप। मंत्री जी, आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा कि जिस पे जितना ज्यादा कर्ज होता है वो उतना ही तरक्की पसंद होता है। हाँ। तो हमारे हिंदुस्तान में फिर तरक्की पसंद हुए मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, फलाना मोदी, ये सब जो होते हुए। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कह गए आप? खैर वो ये कहना चाह रहे हैं, तंज कस रहे हैं वो आपके इस बात पे कि जो बहुत सारा कर्ज लेकर कुछ लोग देश छोड़कर बाहर चले गए हैं, उसको लेकर उन्होंने एक तंज यहाँ पर कसा है। क्षेत्र की हम लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि महेंद्रगढ़ कॉन्क्लेव है तो क्षेत्र के विकास की बात करें तो रोड मैप की अगर हम बात करें विकास को लेकर, चीजें आपने बताई कि स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी मैं जानना चाहूंगा कि उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, खासतौर से जो सरकारी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं। हमारी सरकार जब से आई है हमने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की है, बढ़िया काम किया है। पिछली सरकारों ने जो इस प्रदेश का और इस जिले का बुरा हाल कर रखा था, मैंने आपको बताया कि बिजली की हमने व्यवस्था ठीक की है, हमने नहरों में पानी की व्यवस्था ठीक की है, हमने सड़कों की व्यवस्था ठीक की है, हमने नौकरियां बढ़िया तरीके से और सरकारों से ज़्यादा दी हैं। और अब आप पूछ रहे हो शिक्षा के क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र में हम और आप इस कॉलेज में बैठे, ये कॉलेज का प्रांगण है जिसके अंदर हम बैठकर बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे जिले में 9 कॉलेज हैं, 9 के 9 कॉलेज लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से, इस जिले के लोगों ने अपना श्रम करके, किसी ने पैसा दिया, किसी ने मजदूरी की, किसी ने वो किया। सरकार ने, मेरा कहने का मतलब, एक भी कॉलेज नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जिले के अंदर 5 नए कॉलेज बढ़ाए सरकार के पैसे से। उससे पहले जिले में 9 कॉलेज थे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनो। मैं कह रहा हूं कि हमारे जिले में 2014 से पहले 9 कॉलेज थे, 2 यहां, एक नांगड़ चौधरी, एक कृष्णानगर, एक महेंद्रगढ़, एक अटेली, एक करीना, इस तरह से। मैं जवाब देने दीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए। 9 कॉलेज थे, 9 कॉलेज में 9 के 9 कॉलेज लोगों ने, ये जो लोग बैठे इनके बुजुर्गों ने, इन लोगों ने अपनी मजदूरी से की, बढ़ाए थे। सरकार ने एक भी नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने पहली बार, जो हमारी सरकार बनी तो हमने 5 नए कॉलेज इस जिले को दिए। एक निजामपुर, एक सीमा, एक करीना, एक अटेली और एक सतराड़ी। हमने 5 नए कॉलेज दिए। इससे पहले एक भी कॉलेज सरकार ने नहीं दिया था, पिछली सरकार ने कुछ नहीं। किसानों पर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले बात हुई कि पानी जो है पहले नहीं था, अब उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी किसान परेशान है। देखिए, मैंने कहा कि पानी की व्यवस्था हमने बेहतर की है। पानी की तो कमी पूरे देश में है, पानी की कमी पूरे देश में है, न केवल हमारे प्रदेश में। और हम हरियाणा में जो उपलब्ध पानी था उसमें से अपना हिस्सा लेकर आए। जो है प्रदेश के अंदर जितना, उसी में से हिस्सा ले सकते हैं, वो हम लेकर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों का जवाब दिया। और धन्यवाद। महेंद्रगढ़ कॉन्क्लेव लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।